Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of February 2025. तो गाइज आज है तारीख 10 फरवरी 2025 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मिल जाता है। आपको पता है पिछले कुछ दिनों के पीडीएफ्स पेंडिंग पड़े हैं, वो सारे पीडीएफ्स एक साथ मैं आज अपलोड करवा दूंगा। पीडीएफ्स के लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि सर आपने पीडीएफ देना बंद कर दिया है, बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है। अगर आप पिछला सारा पीडीएफ का सेक्शन देखेंगे तो भले ही 3 दिन बाद 4 दिन बाद अगर गैप हुआ है तो वो पीडीएफ इकट्ठे अपलोड करवा दिए गए हैं, वो भी कंबाइन करके, तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी। ये मत सोचना कि पीडीएफ देना बंद कर दिया है, वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पिछले कुछ समय पर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है डेटा, मुझे पता है, वो इकट्ठा आज मिल जाना है आपको। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह अपने मैप के क्वेश्चन के साथ। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है केमन आइलैंड्स को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपको पता होगा बीटीआईए एग्रीमेंट कभी कभी न्यूज़ में रहता है और पिछले कुछ समय पर भी ये खबरों में था। इसको बोलते हैं ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है ये भारत के साथ साथ वो कौन सा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सी दूसरी बॉडी है जिसके बीच में इसको लेकर बातचीत हुई है। ऑप्शन नंबर ए यूरोपियन यूनियन, बी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या फिर डी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। कम से कम पार्टिसिपेट करना दोस्तों, यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ आप सभी लोग अपना पार्टिसिपेशन बना के रख रहे हैं। चलिए अब आराम से अपना पेन पेपर लेकर बैठो। इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना चाहते हैं एक दो लाइन में तो वो नोट डाउन करते चलना और आपका न्यूज़पेपर पूरा कवर हो जाएगा। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आज के करंट अफेयर्स आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो परेशान मत हो, वीडियो देखना, अपने नोट्स बनाना और बाकी यहाँ पर अपनी स्टैटिक पढ़ाई में लग जाना, जितना भी यहाँ पर बाकी डेटा आपका जो पढ़ना है। ठीक है, तो आज के सेशन में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमने थंबनेल में एरो इंडिया के बारे में बता रखा है। देखो दोस्तों, कभी कभी ना अपना जो न्यूज़पेपर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज का न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा काम का है। मुझे खुद बहुत समय लगा डेटा को निकालने में, डेटा को रिसर्च करने पे और अलग से यहाँ पर नोट्स आपके लिए तैयार करने में बहुत टाइम लगा। इतना टाइम मुझे जनरली लगता नहीं, क्योंकि आज आर्टिकल्स बहुत सारे हैं। तो आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। ठीक है, क्योंकि आज हम देख पाते हैं, मैंने थंबनेल में ज़्यादा फोकस किया है एरो इंडिया के बारे में। एरो इंडिया को लेकर इस न्यूज़पेपर का पूरा एक पेज आज डेडिकेट किया हुआ है। देखो, एरो इंडिया सबसे बड़ा यहाँ पर इस तरीके का, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है और ऐसा बहुत सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है एशिया का, जिसकी शुरुआत आज बेंगलोर में होने वाली है। दुनिया भर के डिफेंस मिनिस्टर्स और बिजनेस को चलाने वाले लोग, डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी, ये सभी लोग प्रेजेंट होंगे, लाखों लोग प्रेजेंट होंगे। अभी सरकार ने यहाँ पर एरो इंडिया को लेकर एक वीडियो जारी किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर का क्या कहना है एरो इंडिया को लेकर वो भी बताऊंगा। 90 से ज़्यादा देश दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ वो इस एरो इंडिया में हो रहा है। इतिहास में क्या नहीं हुआ, रशिया और साथ ही साथ में यूएस के 5th जनरेशन के फाइटर जेट एक ही जगह पे प्रेजेंट है। या तो वो युद्ध में प्रेजेंट रहेंगे, और ऐसा हमने एयर शो में नहीं देखा है कि ये साथ में आ गए हो। साथ में एयर शो में पहली बार आपको ये दिखाई पड़ेंगे और इंटरनेशनल कवरेज हो रहा है इस चीज़ का। समझेंगे आखिरकार इंडिया इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है रशिया और साथ ही साथ में यूएसए के लिए। फिर उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में ही देखोगे दोस्तों तो हमारे पास में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। अष्टमुड़ी लेक के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। एक फ़ोटो आपको ये दिख रहा होगा, जो हाथी हैं वो एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए इस लेक को क्रॉस कर रहे हैं, वो बताया गया। हम अष्टमुड़ी लेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर अगले ही पेज पे पीएम श्री फंड स्कीम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कुछ यहाँ पर एलिगेशंस लगाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, तमिलनाडु के हिस्से की फंडिंग दूसरे स्टेट्स को दे दी गई है, वो इनका यहाँ पर कहना है। मामला क्या है समझेंगे और हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट पीएम स्कूल स्कीम होने वाला है।
फिर वेस्ट बंगाल के अंदर टी गार्डन्स को लेकर एक पॉलिसी है, लैंड डाइवर्जन पॉलिसी। इसके अगेंस्ट में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये लैंड डाइवर्जन पॉलिसी क्या है, इसको जानेंगे। देन उसके बाद में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल भी मिस मत करना, हम समझेंगे इंडिया का न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ के बारे में। भारत का न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ क्या है, किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है, और आज हम क्या बदलाव करने की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लॉ में, जिसके आधार पे यूएसए और फ्रांस हमें न्यूक्लियर एनर्जी जैसी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, हमारे लिए न्यूक्लियर प्लांट्स लगा सकेंगे। फिर जो गोल्ड स्मगलिंग है वो पिछले कुछ समय पे थोड़ा सा कम हुआ है, ये बात खुद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की साइड से मेंशन की गई है। तो समझने वाले हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, कस्टम ड्यूटी का रोल क्या होता है। देन नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट आर्टिकल 371, हमारे पॉलिटी का रिलीवेंट टॉपिक है। मेघालय के अंदर रैट होल माइनिंग पिछले कुछ समय पर काफ़ी चर्चाओं में आई, और इसको मैं बता दूं 2014 में ही इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था कोर्ट की साइड से, लेकिन उसके बावजूद भी मेघालय में रैट होल माइनिंग हो रही है। अब क्या होता है, मेघालय वाले चाहते हैं कि रैट होल माइनिंग होती रहे, तो ये मांग करते हैं हमें 371 के तहत कवर किया जाए, यानी हमारे स्टेट को 371 के तहत जो प्रोविजंस है उसके फ़ायदे मिलने चाहिए। आर्टिकल 370 क्या है, इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज हैं, ABCDEFIJ, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। देन मध्य प्रदेश के अंदर में डैम प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से जो एक इम्पॉर्टेंट टाइगर कॉरिडोर है इसको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये बात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का कहना है। क्या है मामला, कौन से प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो समझेंगे। अगेन एरो इंडिया को लेकर फिर से एक एडिटोरियल है। एरो इंडिया के जितने भी आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है सभी को कंबाइन करके एक ही साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जब मैं अभी थंबनेल वाला आर्टिकल का डिस्कशन करूंगा। फिर आज के अखबार में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको बजट और रेलवेज के बारे में बात हो रही है। आपको पता है एक समय पर जब बजट आता था, इस बार का बजट आ चुका है 1 फरवरी को। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का बजट अलग आया करता था और देश का बजट अलग हुआ करता था, लेकिन अब 2017 के बाद से दोनों बजट्स को मर्ज कर दिया गया है, दोनों एक साथ आते हैं। इस बार के रेलवे के बजट में जो भी कमियां हैं वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इस बार समस्याएं बहुत हैं रेलवे के बजट में, वो राइटर ने यहाँ पर मुद्दा उठाया, इकोनॉमी के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। फिर बजट को ही लेकर एक और भी आर्टिकल है जहाँ पे बोला जा रहा है, ये भी अगेन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे है, जस्ट इसी के नीचे यहाँ पर ये वाला आर्टिकल प्रेजेंट है। बोला जा रहा है कि जो बजट अलोकेट किया गया है शहर के विकास के लिए, ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है और पहले भी कुछ यहाँ पर इतने डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे राइटर ने क्या बोला है, इसको भी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो ये आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, इसलिए मैंने बोला था आज का अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा टाइम लगा, कभी कभी न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट होता है, कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए दोस्तों, एरो इंडिया की हम बात कर रहे थे तो मैं आपको एरो इंडिया की एक वीडियो दिखाता हूं जो सरकार ने जारी की है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे का डिस्कशन एरो इंडिया को लेकर करेंगे। चलिए, वीडियो आपके सामने चल रहा है, जरा इसको देखिएगा। Welcome to Aero India 2025, where innovation takes flight, excellence soars, and the skies become a canvas for India's collective aspirations. With over 900 exhibitors representing more than 100 countries, Aero India 2025 distinguishes itself as a premier aerospace and defense exhibition. The 15th edition will unite global leaders, visionary innovators, and provide unparalleled opportunities for strategic collaboration. Aero India 2025 expands its horizons from artificial intelligence to space technologies, drones to cybersecurity, with a resolute vision of positioning itself as a global aerospace powerhouse. Committed to fostering indigenization with over 70 CEOs expected to attend, Aero India 2025 highlights India's relentless journey towards Atmanirbhar Bharat, showcasing made in India products and technological advancements. Get ready to witness the skies transform into a theater of precision and power.
Experience India's innovation and ingenuity as global delegates utilize this platform to engage in high-level networking sessions and cultivate transformative partnerships. तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर ये जो वीडियो है ये देखा होगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम एरो इंडिया के बारे में जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे पहली चीज़ और पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये आता है कि सर ये एरो इंडिया एग्जैक्टली है क्या। तो एरो इंडिया हमारा यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर दुनिया भर से बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं वो प्रेजेंट होने वाले हैं। वो फाइटर जेट्स का यहाँ पर एक शोकेस होगा, एक एयर शो होगा जहाँ पे बिजनेस वगैरह भी प्रेजेंट होने वाले हैं और ये सब लोग प्रेजेंट होंगे आपस में। इसमें कह सकते हैं कुछ कंट्रीज़ अपना इंटरेस्ट भी दिखाने वाली हैं कि हमको ये पसंद है, वो परचेज़ भी करने वाली हैं। इंडिया के सामने भी दो बड़ी चॉइस हैं दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर, क्योंकि जब हम बात करते हैं फाइटर जेट्स की तो आज दुनिया 5th जनरेशन, इवन चाइना ने तो 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना लिया है। भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलते मिलते बहुत समय लग जाएगा, 2035 का समय लग जाएगा, क्योंकि आपने अमका का नाम सुना होगा। ठीक है, इसके डेवलपमेंट्स के ऊपर या इसके प्रोडक्शन के ऊपर बहुत समय लगने वाला है। तो उससे पहले हमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट चाहिए होंगे। तो आज इस एरो इंडिया शो के अंदर में यूएसए का और रशिया का दोनों का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रेजेंट होगा। इंडिया के पास में चॉइस है कि भारत किसके फाइटर जेट को चुनता है। इसको लेकर बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अमेरिका का F-35 है और रशिया का Su-57 है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा अभी भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। ये देखो, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हिस्टोरिक है। ऐसा पहले नहीं हुआ कि रशिया और यूएस के फाइटर जेट आमने सामने खड़े हो, वो भी एक ही शो के अंदर में। यूएस इतने आसानी से यहाँ पर रशिया के सामने अपने फाइटर जेट जो है वो शो करता भी नहीं है। आप देखोगे ये है वो F-35 और ये है Su-57। या तो ये युद्ध में उतरेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट में, और अब की बार इंडिया में ये एयर शो में दिखाई पड़े हैं। ठीक है, अब हमारे पास में चॉइस है। अब चॉइस होने के बावजूद हमारे पास में कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें यह है कि भाई दोनों की कॉस्ट, क्योंकि जब हम यहाँ पे परचेज़ करेंगे दोनों फाइटर जेट में से किसी को एक को, तो इंडिया को काफ़ी सारी चीज़ें कंसीडर करनी होगी। कौन कितना सस्ता देगा, जितना सस्ता और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही तो हम दूसरे प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, ऐसे ही इंडिया यहाँ पर परचेज़ करेगा। तो रशिया का जो फाइटर जेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चीपर पड़ जाएगा, लेकिन यूएसए का फाइटर जेट हमें एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। इवन यूएसए का फाइटर जेट दुगना एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर हम रशिया के इस फाइटर जेट को परचेज़ करते हैं तो यूएस खुश नहीं होगा। ट्रंप यहाँ पे कहीं ना कहीं सैंक्शंस लेके साथ में खड़े होंगे, क्योंकि रशिया के ऊपर में ऑलरेडी सैंक्शंस हैं और ट्रंप आज के समय पर टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर। जैसा आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है, भारत अभी बचा हुआ है टैरिफ से, तो आगे भविष्य में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो भारत के सामने चैलेंज है। फिलहाल देखा जाएगा कि हम दोनों फाइटर जेट में से किसको चुनते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कुछ और डिटेल्स है दोस्तों इस एरो इंडिया को लेकर, कुछ अपने नोट्स क्रिएट करके चलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके सामने यहाँ पे नजर आएगा। ये डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अलग से नोट्स आपको मिल जाते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल पढ़ा, अपना डेटा पढ़ा, PDF पढ़ा, काम खत्म। उसके बाद दूसरी पढ़ाई में लग जाओ जो दूसरे सब्जेक्ट्स आपने कवर करने हैं। नहीं तो फिर अभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, टॉपिक को सर्च करोगे, नोट्स क्रिएट करोगे, लिखोगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा। टाइम मैनेजमेंट अभी एक इम्पॉर्टेंट की है आपके सक्सेस के पीछे की। तो एरो इंडिया 2025 एंड इंडियाज़ एरोस्पेस सेक्टर, ये एशिया का लार्जेस्ट एयर शो होता है, हर 2 साल में होता है। लास्ट वाला 2023 में हुआ था, याद होगा। और अभी यहाँ पर 2025 के अंदर में ये एयर शो आज से शुरू होने वाला है। इवन इनकी वेबसाइट पर जाओगे, मैं आपको अगर वेबसाइट पर लेकर चलूँ तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर पहुँच गए एरो इंडिया की वेबसाइट के ऊपर में। मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये नज़र आएगा। ठीक है, अब ये लॉगिन वगैरह करने का प्रोसेस है। ये देखो, जो इवेंट है वो शुरू हो चुका है, इवेंट शुरू हो रहा है। कौन कौन स्पॉन्सरशिप के अंदर में ये सब हैं, एसोसिएट मीडिया पार्टनर्स हैं। और ये देखो, ये है यहाँ पर एरो इंडिया के अंदर में, ये 2023 का रिवाइंड इन्होंने दिया है कि इतने लोग आए थे, 53 एयरक्राफ्ट शोकेस करे गए थे, इंडिया की एयर पावर को शो किया गया था और भी कई सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ये 2023 का रिवाइंड दिया है।
इस बार का रिवाइंड भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है, क्योंकि इस बार भी बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रही हैं और इंडिया भी यहाँ पर अपने अलग अलग जेट्स को शो करने वाला है, जहाँ पे हम दिखाएंगे इंडिया के सेल्फ रिलायंट पावर को कि इंडिया ने क्या क्या चीज़ें डेवलप की हैं टेक्नोलॉजी के अंदर में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से एडवांसमेंट्स भारत ने गेन किया है। नाउ ये जो एक इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एरो इंडिया 2025 का, वो क्या होने वाला है, ज़रा इसको सुनिएगा। देखिए, ये एक कहीं ना कहीं ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इवेंट है। कोई हमारे देश तक ये इवेंट सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट होंगे, इन्वेस्टर्स प्रेजेंट होंगे, इनोवेटर्स हैं, एमएसएमई यानी छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, पॉलिसी मेकर्स दुनिया भर से सब साथ में एक जगह पर इकट्ठे हैं। ये भारत के डिफेंस और एरोस्पेस एंगेजमेंट को बढ़ाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर डील होने वाली है। हज़ारों करोड़ रुपए तक का यहाँ पर व्यापार हो सकता है एक दूसरे के कंट्रीज़ के बीच में, जो डिफेंस पार्टनरशिप को भी बढ़ाने वाला है। और इवन बहुत सारी और भी कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं अपने डिफेंस आइटम्स को लेकर, अपने जेट्स को लेकर। तो इससे जो कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन फर्म्स, ये भी इम्प्रूव होने वाला है। जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रमोट होंगे। कहीं कहीं पे हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करेंगे। अगर हमें कोई सामान परचेज करना होगा, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी भी वो वाली मांगेंगे, ताकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ जाए, उसका फर्दर प्रोडक्शन हम खुद से कर पाएंगे। फिर इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, कुछ इस तरफ भी हम लोग देख पा रहे हैं। इस पूरे शो के अंदर में बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट भी डील्स होने वाली हैं, जहां पे अलग अलग बिजनेस के जो ओनर्स हैं वो भी प्रेजेंट होने वाले हैं। बायर सप्लायर का एंगेजमेंट एक जगह पे होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहां पर एक जगह पे प्रेजेंट होंगे, तो आपस में डील भी होगी। इससे इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी यहाँ पे दोस्तों एक प्रमोशन मिलने वाला है। बाहर से बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इंडिया एज अ ग्लोबल हब के तौर पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे, क्योंकि यही हमारा मेन पर्पज़ है। क्योंकि आज हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, और हमारा मेन टारगेट है कि हम आने वाले समय पर इंडिया को एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनाकर निकलें। क्योंकि अभी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम तोड़ते हुए आए हैं। 21,000 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर हम लोगों ने जो डिफेंस आइटम है वो एक्सपोर्ट किया है। अब हमारा टारगेट है कि इस साल यहाँ पर ये 21,000 करोड़ को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दें, कि 30,000 करोड़ रुपीस का जो ये डिफेंस आइटम्स है इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे इस बार। ये हमारा टारगेट है और इसको हम आगे धीरे धीरे करके और बढ़ाने वाले हैं। भारत के छोटे छोटे जो बिजनेस हैं उनसे भी ट्रेड होगा। भारत बहुत सारे आइटम्स इस एयर शो में बेचने वाला है, कुछ आइटम्स परचेज करने वाला है, इसको लेकर डील्स होने वाली है। तो मेक इन इंडिया जो पार्टिसिपेशन है वो एंकरेज होता हुआ नजर आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम एक स्पेशल फोकस करने वाले हैं इस एरोस्पेस एयर शो की वजह से। तो इंडिया की कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया, हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया के पास में अभी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। इसको हम डेवलप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, समय बहुत लग जाएगा। चाइना ने ऑलरेडी बना लिया है, चाइना इवन 6th जनरेशन की तरफ जा चुका है, हमारा पड़ोसी देश। और दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके साथ अगेन रिलेशंस हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो प्रॉब्लम यही आएगी कि चाइना उन फाइटर जेट्स को उठाकर कहीं पाकिस्तान को ना प्रोवाइड करवा दे। ये डील को लेकर बातचीत हो रही है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर में चाइना बहुत सारे फाइटर जेट्स 5th जनरेशन के वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा कि हमारे पास में डेवलप होते होते इतने साल लग जाएंगे, 2035 लग जाएगा। तो इसलिए हमारे पास में चॉइस है, या तो रशिया या तो फिर यहाँ पर यूएसए। इन दोनों के फाइटर जेट में से एक फाइटर जेट को हम परचेज कर सकते हैं। इंडिया का मेन पर्पज़ है डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना, जो इस बार हो रहा है। हमारा टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ, 30,000 करोड़ तक का पूरा आइटम, इतने रुपए का एक्सपोर्ट करना, ये हमारा मेन टारगेट है। और सबसे बड़े मार्केट्स हमें साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अंदर में यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इंडिया एज अ ग्लोबल डिफेंस प्लेयर के तौर पे दिखाई देगा, क्योंकि इस एरो इंडिया 2025 के अंदर में यूएस, रशिया, फ्रांस, इजराइल, यूके, ये सारे के सारे बड़े बड़े डिफेंस प्लेयर्स प्रेजेंट हैं। सब एक दूसरे के साथ में रिलेशंस को मजबूत करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंडिया भी इनके साथ में रिलेशंस को मजबूत करेगा, डिफेंस प्रोजेक्ट्स यहाँ पर करेगा, जॉइंट प्रोजेक्ट्स करेगा। चॉइस हमारे पास में बहुत सारी है। अब वो परचेज कैसे कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा, क्योंकि अमेरिका भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स भेज रहा है इस शो के अंदर में, एयर शोकेस करने के लिए। रशिया भी यहाँ पर अपने जेट्स को भेज रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसे यहाँ पर ढेरों जेट्स आज होने वाले हैं। लाखों लोग यहाँ पर विजिटर्स होंगे जो बेसिकली यहाँ पर इस एग्जीबिशन को देखेंगे। अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स और भी डिफेंस इंडस्ट्री के लीडर्स, वो सब यहाँ पर एक जगह पे प्रेजेंट होंगे। ये सब करना ज़रूरी भी है,
क्योंकि आज अगर आप देखोगे चाइना पाकिस्तान दोनों ही भारत के पड़ोसी देश है जिनके साथ में रिलेशंस हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, फिर ये बात हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि यहीं पर कुछ चैलेंजेस भी हैं और कुछ यहाँ पे सोल्यूशन भी है। जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा डिपेंडेंस भी बढ़ रहा है। भले ही हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन डिपेंडेंस भी नो डाउट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी हम जीई इंजन ये भी यूएसए से परचेज कर रहे हैं। फिर जेट के मामले में कंप्लीटली डिपेंडेंस हो जाएगा यूएसए के ऊपर पे। अगर मान लो हमने यहाँ पर ये अमेरिका का F-35 परचेज किया, ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट, तो अगर ये परचेज कर लेते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे जेट जो भारत के पास में है वो भी यूएस मेड है, और केवल एक देश के ऊपर में निर्भरता होना वो भी बड़े मामले में आने वाले समय पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो हमें खुद की इंजन मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, हमें खुद का भी यहाँ पर जेट बनाना होगा। आज भारत अपना खुद का 5th जनरेशन बना लेता या आगे निकल जाता इस पूरे मामले में, तो हमको ये ज़रूरत ना पड़ती कि हज़ारों करोड़ रुपए की इन कंट्रीज़ के साथ में डील करना पड़ता। तो चैलेंज यही है, डिपेंडेंस, निर्भरता अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर चैलेंज हमारे सामने यह है कि डिफेंस के क्षेत्र के अंदर में जो भी प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत धीमे धीमे हो रही हैं। जो भी पॉलिसीज़ आज हम लेकर चल रहे हैं उसको बहुत धीमी गति से चलाया जा रहा है। बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं बीच में, जिस वजह से डील्स वगैरह रुक जाती हैं कई बार। फिर बात आती है स्किल डेवलपमेंट एंड टैलेंट रिटेंशन की। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एरोस्पेस सेक्टर के अंदर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बट हम उस लेवल पर आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड यही है कि हमें अपने प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज ज़्यादा करना होगा। हम अमका तैयार कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द तैयार करना होगा। अगर हम तैयार कर लेते तो आज हमें ये 5th जनरेशन जेट्स इनसे ना परचेज करने पड़ते। ठीक है, और एडवांस लेवल के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स को परचेज करना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पे बढ़ाना होगा, जिसमें हम डीआरडीओ के साथ, HAL के साथ में, कुछ और प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, डिफेंस पार्टनर्स हो सकते हैं, इनके साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इंडिया का जो यहाँ पर ग्लोबल फुटप्रिंट है दोस्तों, डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में वो एक्सपैंड करना ज़रूरी है। उस पर हम वर्क कर सकते हैं, पोटेंशियल है भारत के पास में, बट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और ये जो प्रोसेस के अंदर में डिले है ना, जो देरी हो रही है, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग से भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करवा दिया है। अब एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा एरोस्पेस को लेकर, वो आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। एरोस्पेस को लेकर कुछ और भी पढ़ना है तो मैंने अलग से, देखो, एक और आर्टिकल को लेकर ये डेटा प्रोवाइड करवा रखा है कि अब की बार ये 15वां एडिशन है और 90 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फोकस यही होगा कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी करें, सेल्फ रिलायंस भी करें, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, वही सब चीज़ें हैं। लगभग 931 एग्जीबिटर्स होंगे, 150 फॉरेन कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा एडिशन होगा। इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला जो है वो है रशिया का Su-57 एंड अमेरिका का F-35। ये 5th जनरेशन के दोनों जेट्स हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की बात होगी। हम तेजस को तैयार करने की बात कर रहे हैं, इसको जल्द से डिलीवर किया जाएगा 2025-26 तक। अमका तैयार हो रहा है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में जो डिटेल्स है वो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, और इससे पार्टनरशिप मजबूत होगी वो यहाँ पर आपको पता चल चुका है। तो एरो इंडिया को लेकर जितने भी आर्टिकल थे, एडिटोरियल थे, सबको कंपाइल करके मैंने एक ही जगह पे आपके लिए कवर करवा दिया है। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। लेकिन अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ये वाला PDF देखा, इस PDF के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। ये आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नोट्स है, आप ये देख पाएंगे जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। फिर उसके बाद और भी न्यूज़ आर्टिकल है। रेलवे बजट की बात कर रहा था, तो आर्टिकल में क्या क्या लिखना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन क्या हो सकता है। आर्टिकल को कंप्लीटली यहाँ पे दोस्तों आपके लिए स्ट्रक्चर फॉर्म में तैयार कर दिया गया है, जिससे कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, न्यूज़पेपर दोबारा उठाओगे नहीं, लेकिन अपने नोट्स तो उठाओगे ना दोबारा। नोट्स को यहाँ पे आप ये कंपाइल करके मिल जाते हैं। आर्टिकल 371 न्यूज़ में है, अब वो अखबार में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अलग से यहाँ पर आपको डिटेल्स बैकग्राउंड फॉर्मेशन में मिल जाती हैं, याद रखिएगा। ये PDFs हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इस पेड ग्रुप में है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस ग्रुप को ज्वाइन करने में, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है?
सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि अगर आप इस ग्रुप को आज भी ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है केवल आज से पीडीएफ्स मिलने शुरू होंगे, आपको इकट्ठे पुराने सारे पीडीएफ्स यहाँ पर इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आपका अमाउंट हैंड टू हैंड यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फ़ी पेमेंट वगैरह जो भी करना है वो सब कहाँ पे करना है, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर हमारे पास में है दोस्तों अष्टमुड़ी लेख को लेकर। ये खबर क्या है और क्या बोलती है, चलिए यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। ये फोटो आपके सामने प्रेजेंट है। आज न्यूज़पेपर आपने ओपन किया है तो पेज नंबर 1 पे आपको ये आर्टिकल दिखा होगा। ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये वो झील है अष्टमुड़ी झील। इसको हाथी यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है केरला के अंदर में, और उस फेस्टिवल में यहाँ पर ये हाथी जा रहे हैं। केरला में ज़्यादातर फेस्टिवल्स के अंदर में जो हाथियों का कंट्रीब्यूशन है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इनका प्रेजेंटेशन बहुत होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस आर्टिकल से आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है अष्टमुड़ी लेख के बारे में कि ये लेख कहाँ पर प्रेजेंट है, इसका लोकेशन, क्योंकि ऐसे कई बार लेक्स को लेकर दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए हैं। तो कैसे पढ़ना है आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये आपके सामने यहाँ पर अष्टमुड़ी लेक का डेटा प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है ये लेक, तो आप देख पाओगे ये भारत का केरला का नक्शा है। ठीक है, केरला तमिलनाडु के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। और यहाँ पर इसी केरला में एक तो लेक है बहुत बड़ी जिसका नाम है वेम्बनाथ लेक, दूसरा यहाँ पर है दोस्तों अष्टमुड़ी लेक। ये अष्टमुड़ी लेक क्यों है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इस लेक में ऐसे ऐसे करके 8 ब्रांचेस बनी हुई हैं। कितनी, 8 ब्रांचेस। अब 8 को अष्ट से दर्शाया गया है तो अष्टमुड़ी लेक यहाँ पर इस वजह से इसका नाम रखा गया है। तो क्वेश्चन बन जाए कि ये लेक, ये झील कहाँ पर है, तो केरला के अंदर कोल्लम नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये लेक प्रेजेंट है। ये एक रामसर वेटलैंड है, यानी रामसर साइट में कवर किया गया है। हाई प्रोटेक्शन को यहाँ पर ये दर्शाता है। अष्टमुड़ी मतलब इसके अंदर में 8 अलग अलग ब्रांचेस हैं जो ये फैली हुई हैं, इस वजह से अष्टमुड़ी लेक बोला जाता है क्योंकि इसके 8 आर्म्स हैं या 8 चैनल्स हैं। केरला के अंदर में ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट लेक है केरला में। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है बताओ, बहुत ही सिंपल है जो अभी हमने पढ़ा। जब ये लेक कह सकते हैं क्योंकि अब ये झील है, इस झील का जो पानी है वो एक जगह पे जा रहा होगा, किस में बहता है, तो बराबर में दोस्तों आपका ये अरेबियन सी प्रेजेंट है। ठीक है, इस समुद्र के अंदर में ये पानी आ जाता है। देखो एक्चुअली में जो झील होती है ये झील है, इस झील में पहले पानी भरता है। अब पानी कैसे भरता है, आसपास की नदियाँ से आता है पानी और इसके अंदर में वो पानी गिरता है। तो अष्टमुड़ी लेक में वो कौन सी नदी है जो पानी आके भरती है, यानी कि मेजर सोर्स ऑफ वाटर है इस लेक का, तो वो है कलड़ रिवर। तो याद रखिएगा कलड़ रिवर एक मेजर सोर्स है पानी का इस अष्टमुड़ी लेक के अंदर में, और इसी वजह से यहाँ पर इस लेक में, इस झील में ये पानी इकट्ठा होता है। सेकेंड लार्जेस्ट लेक है केरला की, और इसमें यहाँ पर जो इसका जो वाटर है वो एक इसके पास में ना एस्टुअरी है जिसको बोलते हैं नंदकारा एस्टुअरी, यहीं पास में ही है, जिसके थ्रू यहाँ पर ये सी के साथ में भी कनेक्टेड है, समुद्र के साथ में भी कनेक्टेड है। इसका एक ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस भी है। जब बात करते हैं ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस के बारे में तो 14th सेंचुरी के समय पर अगर आप देखोगे तो अष्टमुड़ी लेक एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। जो एक कोलम के अंदर में जगह है जिसका नाम है क्यूलियन, उसको पूरे दुनिया से कनेक्ट करने का काम करता था। किलियन शहर को पूरे दुनिया से कनेक्ट करने का काम यहाँ पर इस झील के थ्रू हुआ करता था, क्योंकि इस झील के पास में एक पोर्ट था और इसी झील के किनारे यहाँ पर यह किलियन शहर आपको देखने को मिला करता था। तो एक मेजर एंशिएंट समय पर ट्रेडिंग सेंटर्स की जब बात आती है ना, व्यापार की बात होती है, तो उस समय पर ये रेलिवेंट रोल प्ले किया है इस लेक ने। इसके बायोडाइवर्सिटी को अगर आप देखोगे तो इस रीजन के अंदर में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। किस चीज़ की, मैंग्रोव्स की। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव्स वो पेड़ होते हैं जो बेसिकली समुद्र के किनारे ग्रो कर रहे हैं, खारे पानी के अंदर में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ऐसी प्रजातियाँ मैंग्रोव्स की जो बहुत खतरे में है। और वो 2 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, एक है ट्रेवेंकोरिकम और दूसरा यहाँ पर है कैलेमस रोटेंग। ये 2 प्रजातियाँ यहाँ पे बताई जाती हैं। बस आपको अष्टमुड़ी लेक के बारे में ये कुछ बेसिक डेटा याद रखना है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा जोर मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा, आप रेडी हैं सॉल्व करने के लिए। पेपर के अगले आर्टिकल पर यहाँ पे आते हैं। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ पीएम श्री फंड्स। अब ये मामला क्या है सुनिएगा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन साहब, इनका एक स्टेटमेंट आया है। इन्होंने ये बोला है कि सरकार
पीएम श्री स्कूल करके यहाँ पर एक स्कीम लेकर आई, जिसके अंदर मेन पर्पज़ है न्यू स्कूल्स को यहाँ पर डेवलप करना, नए स्कूल्स को बनाने के साथ साथ एजुकेशन के मामले में बच्चों को आगे बढ़ाना, एजुकेशन को प्रमोट करने का यहाँ पर मेन मकसद है। अब इसमें पैसा भी खर्चा जा रहा है। अब ये पैसा जो है फंडिंग दी जाती है अलग अलग तरीके से, इसमें केंद्र सरकार भी खर्च करती है, राज्य सरकार भी मिलकर खर्च करती है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि पॉलिटिक्स की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार तमिलनाडु को ये पैसा नहीं दे रही है। और तमिलनाडु के लिए जो पैसा हुआ करता था, यानी कि जो पीएम श्री के तहत पैसा तमिलनाडु की सरकार को मिलता, वो यहाँ पर तमिलनाडु को ना देके दूसरे स्टेट्स को यहाँ पर दे दिया गया है। ये बात इनका कहना है, जिस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर एजुकेशन को स्पेशली तमिलनाडु के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। ये बात यहाँ पर एम के स्टालिन साहब की कहनी है। इसको लेकर आपस में कॉन्फ्लिक्ट है और तमिलनाडु की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच में अलग अलग प्रकार के ढेर सारे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो गवर्नर को लेकर हो, चाहे वो यहाँ पे दूसरे और स्कीम्स को लेकर हो, चाहे वो नीट का इशू हो, चाहे वो यहाँ पर अब पीएम श्री फंड्स को लेकर हो। तो दोस्तों, अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये पीएम श्री स्कीम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं। तो पीएम श्री स्कीम क्या है, आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि इस न्यूज़ आर्टिकल में और कुछ नहीं, आप पढ़ोगे आपको यही मिलेगा। कितना अमाउंट किसको दिया गया, कितना अमाउंट इनको मिलने चाहिए था, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप खबर पढ़िए एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आएगा। तो पहली चीज़, ये जो पीएम श्री स्कीम है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब दो प्रकार की स्कीम्स होती है, सभी को पता है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करते हैं। सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो होती है, यहाँ पर केवल और केवल केंद्र सरकार सारा पैसा खर्च करती है। तो सारा का सारा बर्डन केंद्र सरकार पे होता है सेक्टर वाली स्कीम में। ये स्पॉन्सर्ड है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के थ्रू। इसका मेन पर्पस है 14,500 पीएम श्री स्कूल्स को यह बनाना, इतने नए स्कूल्स को खोलना और उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से डील करना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एनवायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करवाना, एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उस एजुकेशन में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बच्चों के पास में एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिल पाए, ये हमारा मेन पर्पस था। अब पीएम श्री के अंदर में फंडिंग कैसे होती है ये जानिए। फंडिंग दो तरीके से होती है, एक होती है 60:40, एक होती है 90:10। कैसे? जब 60:40 की बात करते हैं तो यहाँ पे 60% केंद्र सरकार खर्च करती है और 40% राज्य सरकार खर्च करती है। तब उसके बाद इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है। ये स्पेशली उन राज्य या उन यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं जिन पे अपनी विधानसभा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। और जो 9:10 की यहाँ पर शेयरिंग है फंडिंग की, और इस फंडिंग का 9:10 का शेयर कहाँ पे होता है? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है और हिमालयन स्टेट्स में। जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे 90% केंद्र सरकार पैसा खर्च करती है और 10% यहाँ पे राज्य सरकार खर्च करती है। मतलब इन एरियाज़ की गवर्नमेंट खर्च करती है। तो ये 90:10 हो गया, ये हो गया 60:40 का। और फिर कई ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। वहाँ पे 100% का जो खर्चा है वो 100 का 100% पैसा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, केंद्र सरकार खर्च करती है। लेकिन इसके लिए जो हमारी राज्य सरकार है, जो स्टेट्स हैं, इनको एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ में, जो शिक्षा मंत्रालय है। इनके साथ में एमओयू साइन करेंगे ताकि ये बता सकें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस स्कीम में, क्योंकि इनकी भी तो मर्जी होगी कि पार्टिसिपेट करें ना करें, इनकी चॉइस है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए एमओयू साइन करना होगा, उसके बाद यहाँ पर ये पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से इतना, फिर थोड़ा सा उनको कंट्रीब्यूट करना होगा, उसके आधार पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है, इस स्कीम का ड्यूरेशन आपको क्या देखने को मिलेगा? ड्यूरेशन 2022-23 से लेकर 2026-27 तक यहाँ पे हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2026-27 तक हमें इतने हज़ार स्कूल्स को एस्टेब्लिश करना है। अब पीएम श्री के फीचर्स आपसे पूछ ले जाएं तो वो क्या है? भाई यहाँ पे हमें एक अच्छा स्कूल डेवलपमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, कम्युनिकेशन को बढ़ाना, कोलैबोरेशन करना, मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। मॉडर्न फैसिलिटीज़ में यहाँ पे बात होती है स्मार्ट क्लासरूम्स की, कंप्यूटर लैब, इंटीग्रेटेड साइंस लैब प्रोवाइड करवाना, वोकेशनल लैब्स प्रोवाइड करवाना, बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करवाना, अटल टिंकरिंग लैब्स प्रोवाइड करवाना, ग्रीन इनिशिएटिव्स पे काम करना, जिसमें हम वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पानी बचाना, पानी को रिसाइकिल करना। ये सब यहाँ पर पीएम श्री स्कूल्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, याद रखिएगा। एजुकेशन के अंदर में स्पेशली ये ध्यान देता है। अब इसके लिए कौन कौन से स्कूल एलिजिबल हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर एक स्कूल एलिजिबल होगा जो पीएम श्री स्कूल्स के तहत यहाँ पर स्मार्ट स्कूल बन पाए।
तो इसके लिए वो स्कूल जो सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंडर में आते हैं या लोकल बॉडीज़ के अंडर में आते हैं, या इसमें केंद्र विद्यालय या नवोदय विद्यालय भी आपके कवर करे गए, जो नॉन प्रोजेक्ट स्कूल्स हैं परमानेंट बिल्डिंग के साथ में, तो ये सब एलिजिबल होते हैं, ये सब स्कूल्स एलिजिबल हैं, इनको पीएम श्री के तहत फंडिंग मिलेगी, उसके आधार पर यहाँ पर ये स्कूल्स वर्क करेंगे। अब काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो सरकारों ने पैसा खर्च किया है वो पैसा बर्बाद तो नहीं जा रहा है, इसको चेक करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार कर रखा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SQAF के नाम से जानते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर ये इवैल्यूएशंस करने का काम करता है, ये उसका मूल्यांकन करता है, डिटेल्स निकालता है कि जो सही तरीके से प्रैक्टिसेस को अपनाया जा रहा है या नहीं अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क की बात हो गई। तो पीएम श्री स्कूल्स का जो डेटा है वो भी आपका यहाँ पे कवर हो गया। चलिए, है ना इंपॉर्टेंट। अगली खबर पर आते हैं। ये मैंने आपको बता, देखो मामला क्या है, इसको यहीं पे समझते हैं, इसमें अलग से कुछ डेटा नहीं है। देखो मामला क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल के अंदर में सरकार लैंड डाइवर्जन पॉलिसी लेकर आती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो टी गार्डन है, चाय के पत्ती की खेती अल्टीमेट लेवल पर होती है। बहुत सारे लोग हैं जो ये चाय की पत्ती को उगाते हैं, बेचकर उससे यहाँ पर पैसा उनको मिलता है। अब ये जो टी गार्डनर्स हैं जो ये चाय की पत्ती उगा रहे हैं, इनकी 30% जो ज़मीन है, 30% जो टी गार्डन है, उसको डाइवर्ट करने के लिए सरकार ने बोला। वेस्ट बंगाल का डिसीजन ये है कि इनके 30% ज़मीन को टूरिज़्म के लिए यूज़ किया जाए, लोग घूमने के लिए वहाँ पर आएंगे। तो लोग यहाँ पर इसके अगेंस्ट में हैं, क्योंकि कहना यह है, दार्जिलिंग के जो बीजेपी MP हैं उनका कहना यह है कि भाई ये पॉलिसी खतरनाक है। आप आधे से ज़्यादा ज़मीन, स्पेशली वो एरिया जो टी गार्डन्स हैं, वहाँ पे गोरखाज हैं, इतनी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़, आदिवासीज़ हैं, है ना, बंगाली हैं, राभा है, कोची, मेके, टोटो, इस तरीके के यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस ग्रुप्स हैं जो यहाँ भी प्रेजेंट हैं। उनकी लाइफ का क्या होगा? वो लोग इसी खेती पे डिपेंडेंट हैं, और 30% एक मेजर एरिया है, आप उसको यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं टूरिज़्म के लिए, लोगों से रोज़गार छीन के टूरिज़्म के लिए, लोगों की ज़मीन छीन के आप टूरिज़्म के लिए उसको यहाँ पर लेकर आएंगे, तो ये सही नहीं होगा। हमें टी गार्डन वर्कर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन करनी होगी, क्योंकि चाय की पत्ती भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये टी की खेती होती है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, इससे हमारे देश के अंदर टी कंजम्पशन होता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये ज़रूरी है। ये एंटी वर्कर पॉलिसी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को और ज़्यादा बढ़ाने की, ये पॉलिसी अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो जिनके पास में कुछ काम है वो भी छीन लिया जा रहा है। तो ये सही नहीं है। ये बेसिकली इस वजह से थोड़ा सा मामला चला, ये पॉलिसी आई, इसको लेकर अपोज किया गया, जिस वजह से कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स अभी के समय पर पब्लिश हुए। नाउ अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों पर। दोस्तों एक ज़बरदस्त खबर है ये, और यहाँ पर इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आप समझने बैठेंगे, स्पेशली कोई बिगिनर होगा, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस चैनल पे हैं, मेरा काम है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, आपको न्यूज़पेपर कंप्लीटली कवर करवाना। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, हमने यानी भारत ने एक प्लानिंग की है, और प्लानिंग ये की है कि हमारे पास में एक एक्ट है जिसका नाम है CLNDA एक्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट, 2010 का एक्ट है। दूसरा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ये दोनों ही एक्ट का जो मेन पर्पज़ है वो यह है कि न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ को मजबूत करना। और हमारा अभी के समय पर मेन काम क्या है कि इस CLNDA एक्ट हो गया और एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया, इन दोनों में हम अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं। क्या बात करने की बात कर रहे हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, बदलाव करने की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से मेंशन किया गया है, प्लान टू अमेंड न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ में एंथ्यूज अमेरिका एंड फ्रेंच फर्म्स। ये जो हमारी प्लानिंग है इस लॉ के अंदर में बदलाव करने की, ये खुश कर सकती है अमेरिका और फ्रांस की कंपनियों को। क्यों? क्योंकि अमेरिका और फ्रांस की कंपनियों को मौका मिलेगा, अपने न्यूक्लियर ऑपरेटर्स को वो यहाँ पर इंडिया में ऑपरेट कर सकेंगे, इससे अमाउंट जनरेशन हो सकेगा, पैसा कमा सकेंगे इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन करके। रीज़न यह है कि भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने का एक टारगेट बना रखा है। देखो आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कोयले को जलाकर प्रोड्यूस की जाती है, सभी को पता है ना। कोयले को थर्मल पावर प्लांट में जलाते हैं तब हमको बिजली मिलती है, और हमें अगर कोयला जलाते हैं तो इससे प्रदूषण यानी कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करना होगा? एक क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। क्लीन एनर्जी के कैटेगरी में दोस्तों आपकी न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आज भारत के पास में उस मात्रा में रिएक्टर नहीं है, आबादी ज़्यादा है और एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है। तो हमने ये चाहा
कि दूसरे कंट्रीज के साथ में क्यों ना मिलकर कोलैबोरेट किया जाए, क्योंकि एक रिएक्टर तो हम रशिया के साथ मिलकर लगा चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो रशिया के साथ में कोलैबोरेट करके हमने तमिलनाडु के अंदर में कुदानकुलम नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर जो है वो चला रखा है, लेकिन वो रशिया की मदद से लगाया गया है। अब यहाँ पर इसमें अमेरिका भी एंटर करना चाहता है, फ्रांस भी एंटर करना चाहता है। इनके पास में भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये हमको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इनके कुछ प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं पुराने, तो ये क्यों रुके हुए हैं? ये इस लॉ की वजह से रुके हुए हैं। ये जो CLNDA एक्ट है ना, इसकी वजह से रुके हुए हैं। तो भारत ये सोच रहा है क्यों ना इसमें बदलाव कर दिया जाए और जैसा ये चाह रहे हैं इसके हिसाब से काम कर दिया जाए, जिससे शांति हो जाएगी और ये अपने प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। और इंडिया का जो ये टारगेट है कि कोयले को ख़त्म करके न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाई जा सके, क्योंकि इंडिया का टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 2047 तक, 2047 तक 100 गीगावाट तक की न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना, जिससे कोई ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा और मैसिव मात्रा में एनर्जी मिलेगी। इसके लिए हमें छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स चाहिए होंगे, तब जाके ये काम हो पाएगा। तो ये मॉड्यूलर रिएक्टर कैसे बनेंगे? ये यहाँ पे USA और फ्रांस की मदद से हम बना सकते हैं, लेकिन USA फ्रांस तब तक हमारे पास में नहीं आएंगे, ये रिएक्टर बनाने को तैयार नहीं है जब तक हम CLNDA के एक्ट में बदलाव नहीं कर देते। तो अभी प्लानिंग यही चल रही है कि हमें इसमें बदलाव करना चाहिए और मामले को शांत करो, अमेरिका फ्रांस खुश हो और आकर रिएक्टर लगाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सर CLNDA एक्ट में एग्जैक्टली है क्या जो ये घबरा रहे हैं? इसके अंदर में दोस्तों एक चीज़ है, ये एक लायबिलिटी लॉ है। लायबिलिटी क्या होता है? जिम्मेदारी, आप समझ रहे हैं? तो हमने CLNDA एक्ट जो लेकर आए थे 2010 में, और जो एटॉमिक एनर्जी है 1962 का, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लो हमने इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर USA से लाके मंगवा लिया, USA से लगवा लिया, फ्रांस से लाके हमने इंडिया में लगवा लिया, लेकिन अगर इंडिया में कोई हादसा हो जाता है भविष्य में, तो उसके जिम्मेदार अमेरिका की वो कंपनी भी होगी। और जो हादसा हुआ है, जो ऑपरेटर है इंडिया में जो ऑपरेट कर रहा है उस रिएक्टर को, वो तो जिम्मेदार होगा, USA भी जिम्मेदार होगा। ये है लायबिलिटी लॉ। तो इस वजह से यहाँ पर USA कहता है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लगा दें, हमारा काम है लगाने का, पैसे मिलेंगे, लगा देंगे रिएक्टर, काम खत्म हमारा, हमारी कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो इस दो कंपनी है, फ्रांस की ये है EDF और USA की यहाँ पर वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है। तो ये एक्सपेक्ट यही कर रही है और इनके प्रोजेक्ट इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि ये चाहते हैं ये बदलाव करो, हम जिम्मेदार नहीं होंगे भविष्य में। मान लो कोई हादसा हो भी गया तो ये तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देंगे, हमें कंपनसेशन, हमें मुआवजा, ये सब देना होगा। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हमें अपना टारगेट पूरा करना है 2047 तक 100 गीगावाट तक की न्यूक्लियर एनर्जी तक पहुँचना है, तो हमें बदलाव करना होगा और उसी को अमेंड करने की यहाँ पर बात की गई। तो समस्या क्या है, मैंने आपको बता दिया है। समस्या यही है कि CLNDA एक्ट के अंदर में जो ऑपरेटर है और जो सप्लायर है जिसने लगाया है, अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है तो ये दोनों के दोनों जिम्मेदार होंगे, ये हमारा यहाँ पर एक्ट बोलता है। क्योंकि अगर हम देखें इतिहास, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई है यार, उसमें कंपनी जिम्मेदार थी भाई, यूनियन कार्बाइड कंपनी जिम्मेदार थी, वो मेंटेनेंस नहीं करके चल रही थी। फिर फुकुशिमा डिजास्टर हुआ जापान के अंदर में, तो ऐसी हमने देखे हैं भयानक एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हुआ और ये न्यूक्लियर विस्फोट हुआ तो ये कई हज़ारों लोगों की यहाँ पर जान लेगा और उस एरिया को ऐसा बंजर बना देगा कि आगे भविष्य में वहाँ पे लोग जाने से भी डरने लगेंगे। ये है प्रॉब्लम, समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पर ये कंपनीज भी अपने हाथ पीछे हटा रही हैं कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे आगे। तो इंडिया बदलाव कर रहा है, देखो क्या बदलाव आते हैं, अभी प्लानिंग चल रही है, जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि इस लायबिलिटी के इशू की वजह से ये जिम्मेदारी इन कंपनियों पे भी जाएगी। ये इस लॉ की वजह से क्या हुआ है, कुछ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं 10 साल से। महाराष्ट्र के अंदर में एक है जैतापुर में और दूसरा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कोवड़ा। ये दोनों अटके पड़े हैं 10 साल से, क्योंकि कंपनीज डर रही हैं कि भाई इंडिया जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी डालेगा भविष्य के किसी एक्सीडेंट, किसी आपदा की वजह से। अगर यहाँ पे हम अमेंडमेंट्स कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं, इन कंपनीज को छूट देते हैं कि चलो आप जिम्मेदार नहीं होगे, आप लगा जाओ, जो ऑपरेट करेगा यहाँ पे इंडिया में वो जिम्मेदार होगा, ऐसा कुछ होता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ज़रा ये सुनिए। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, तुरंत बाहर से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तुरंत यहाँ पर USA फ्रांस की जो कंपनियां हैं वो तुरंत इंडिया के इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगी, इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देंगी। हम लगाएंगे प्लांट, हम लगाएंगे, अब तो बस खाली हमें लगा के चले जाना है, जो ऑपरेट करेगा उसके जिम्मेदारी होगी, बात खत्म। पहले अटक रहे थे, अमेंडमेंट करते ये बदलाव हो जाएगा। और इंडिया दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ले सकता है। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए इन कंट्रीज से नई टेक्नोलॉजी ले सकता है।
जिससे हम भविष्य में और भी छोटे छोटे रिएक्टर बना सकते हैं, जिससे भारी मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जा सकेगी। लेकिन इसके लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज भी होंगे। कंट्री के अंदर ही दोस्तों इसका ओपोजिशन भी हुआ है कि भाई यहाँ पर ये लायबिलिटी लॉ नहीं बदलना चाहिए, ये ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई आपदा हुई, पहले भी हुई है, तो ये कंपनसेशन देने से बचेंगे। अगर अभी आपदा हुई, लगाए लगाए इनकी मर्जी है, ठीक है। तो कुछ होता है तो यहाँ पर ये भी जिम्मेदार होंगे, कंपनसेशन देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मुआवजा मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कुछ हर्डल्स भी हमारे सामने ये प्रेजेंट है। आई होप आपको इसको लेकर भी क्लैरिटी मिल चुकी है। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए, अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है, और याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई गोल्ड स्मगलिंग को लेकर बात हो रही है, एक्चुअली में क्या है कि CBIC ये एक बॉडी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बोर्ड है, उसके चेयरमैन है संजय कुमार अग्रवाल, ये आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक बात बोल दी है कि जो गोल्ड स्मगलिंग है, जो सोने को स्मगल किया जा रहा था, उल्टे सीधे तरीके से इंडिया में लेकर आया जा रहा था, अवैध तरीके से जब व्यापार होता है ना, तो उसको बोलते हैं स्मगलिंग। टैक्स बचाने के लिए स्मगलिंग करना, तो ये यहाँ पे स्मगलिंग कम हो गई है। तो कहोगे ये तो अच्छी बात है, स्मगलिंग कम हुई है, अब लोग उल्टे सीधे तरीके से लाना यानी कि इलीगल तरीके से व्यापार करना रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कब हुआ है? जब सरकार ने खुद इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। अब मामला समझिए, मामले की गहराई को समझने के लिए थोड़ा और एनालिसिस करना ज़रूरी है। देखो, जब हम बात करते हैं गोल्ड की ना, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्राइवेट तरीके से सबसे ज़्यादा गोल्ड को होल्ड करता हो। भारत के अंदर आज घर घर में सोना होता है। सोना घर में, इंडिया में स्पेशली लोगों को बहुत प्यारा है। विमेन के पास में आप देख पाओगे हर एक घर में बहुत सोना होगा। तो जब मैं बात करता हूँ प्राइवेट होल्डिंग की याद रखिएगा, प्राइवेट होल्डिंग के मामले में इंडिया इज नंबर 1 कंट्री। यहाँ पर आप देखो गोल्ड होल्डिंग्स इन इंडिया, प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स के मामले में इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स। ये पुराना डेटा है और भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है। 23,000 टन के आसपास प्राइवेटली लोगों के पास में, भारत के पास में गोल्ड रखा हुआ है। चाइना में फिर भी कम है, यूएसए में फिर भी कम है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर प्राइवेट तरीके से रखा हुआ, और जो ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व वगैरह है वो अभी हमारा खैर कम है इन कंट्रीज से, याद रखिएगा, लेकिन प्राइवेटली बहुत सारा है। तो इंडिया में गोल्ड बहुत पसंद किया जाता है, शादियों में और बहुत सारी यहाँ पर सेरेमनीज होती हैं, वहाँ पे गोल्ड का इस्तेमाल होता है। अब क्या होता है कि गोल्ड इंडिया कोई ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रोड्यूस नहीं करता। भारत के पास में लिमिटेड गोल्ड की माइंस वगैरह नज़र आती हैं, लिमिटेड प्रोडक्शन होता है इंडिया में। तो हम ज़्यादातर गोल्ड विदेशों से मंगाते हैं, विदेशों में रहता है सस्ता, बाहर कंट्री से लेकर आया जाता है, स्विट्ज़रलैंड से गोल्ड लेकर आया जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि सोने को किसी ना किसी तरीके से छुपा के इंडिया में एंट्री करवा दी जाए, क्योंकि इंडिया में सोना महंगा है लेकिन बाहर सस्ता है। क्यों? क्योंकि बाहर से ही तो इंडिया मंगा रहा है। लेकिन जब हम बाहर विदेशों से सोना मंगाते हैं तो अभी तक उस पर 15% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते थे, याद रखिएगा, 15% की इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस लगा देते थे। तो मान लो यहाँ पर 15% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगी तो वो सोना ऑटोमेटिकली इंडिया में आके वो महंगा हो जाता था। बाहर से आया, इम्पोर्ट ड्यूटी लगी 15%, महंगा हो गया। लोग ये सोचते थे बाहर अगर कोई है तो छिपा के लेकर आ जाए और ये पैसे से बच जाए। इसके लिए लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए, खतरनाक तरीके। यहाँ पर एक फ़ोटो है, ये देखो, इसमें कोई गोल्ड पाउडर बना के उसको पेस्ट में कन्वर्ट करके, मतलब सोने का पाउडर बनाया, पेस्ट में कन्वर्ट किया, उस पर उसको पैर पे रगड़ लिया, पट्टी बांध ली, कुछ इस तरीके से छिपा के लाने की कोशिश की जा रही है। कोई हॉलो मेटल के अंदर में गोल्ड को छिपा रहा है। लोग अपने बॉडी के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं छिपा के कोशिश कर रहे हैं लाने की, ताकि उस टैक्स से बचा जा सके। और जैसे इंडिया में एंटर हो जाएगा वो सस्ता हो जाएगा। आप तरीके देखो सर, ये तरीके कितने खतरनाक हैं। गोल्ड का एक स्टफ बनाया और टॉर्च की बैटरी के अंदर में भर दिया था, पकड़े गए वो भी। हर साल सोना पकड़ा जाता है इंडिया में, बड़े मात्रा में पकड़ा जाता है, ये सीज किया जाता है। आप ये देखो, डेटा आपके सामने ये प्रेजेंट है। जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो कस्टम्स और DRI है, इनके ऑफिसर्स ने 847 kg 847 किलोग्राम का जो सोना है, जिसकी लगभग कॉस्ट 544 करोड़ रुपए है, ये अलग अलग एयरपोर्ट्स पे पकड़ी है। ये अप्रैल से जून के पीरियड का डेटा है, इसी पर्टिकुलर फिस्कल ईयर का। तो आप इमेजिन करो कि लोग कितना ज़्यादा यहाँ पर सोना। और ये देखो, ये वाला डेटा और ख़तरनाक है। हम पिछले साल की बात करें 2023-24 के अंदर में, तो 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो DRI है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस, इनके ऑफिसर्स ने, केवल इनके ऑफिसर ने, हम दूसरे और डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, केवल इनके ऑफिसर ने पिछले साल 1,319 किलोग्राम के आसपास गोल्ड को पकड़ा था,
जो इलीगल तरीके से इंडिया में लाने की कोशिश की जा रही थी। इलीगल तरीके से, ज़्यादातर इलीगल तरीके से बॉर्डर से आता है, बांग्लादेश म्यांमार के रास्ते यहाँ पर इंडिया में डालने की कोशिश की जाती है ये सोना, स्मगलिंग करके। अब इसी चीज़ को यहाँ पर इंडिया रोक रहा है, और खासकर एयर रूट्स के माध्यम से एरोप्लेन में जो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि इलीगल तरीके से सोना लेकर आया जाए। तो उसके पीछे का आप कहोगे सर कारण भी तो है ना, क्योंकि भारत 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, इस वजह से ही तो ये इलीगल तरीके से ला रहे थे। तो आप कम कैसे हो गया? सीबीआईसी के चीफ का कहना यह है कि गोल्ड स्मगलिंग रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस इसलिए हो गई है क्योंकि वो जो टैक्स लग रहा था इसको कम कर दिया गया है। पहले 15% सरकार लगा रही थी, इसको कम करके 6% कर दिया गया है। इस 6% के करने की वजह से यहाँ पर अब लोगों को लग रहा है टैक्स इतना लग ही नहीं रहा है, तो इंडिया में क्यों स्मगल करें, सीधा खरीद लेंगे या टैक्स दे देंगे, काम खत्म। तब ये रास्ता यहाँ पर लीगल तरीके से हो गया। अब स्मगलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये बात बस खाली यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन की गई। इसको समझने के लिए ये पूरा का पूरा इसका पीछे का बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो गोल्ड के बारे में ये डेटा आपको क्लियर हो गया है। इंडिया में गोल्ड का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है। इंडिया इंपोर्ट करता है हर साल 750 से लेकर 900 टन के आसपास गोल्ड। और जब बात आती है जीडीपी की, याद कर लेना, नोट कर लेना, ज्वेलरी सेक्टर, भारत का जो ज्वेलरी सेक्टर है और गोल्ड सेक्टर है, ये इंडिया की जीडीपी के अंदर में अकेला 7.5% के आसपास कंट्रीब्यूशन देता है। 7.5% योगदान भारत की जीडीपी में गोल्ड की साइड से। 4 मिलियन लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला हुआ है। गोल्ड अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया जाए उस दिन यहाँ पर घाटा हो जाता है, उस महीने में हमारे पूरा का पूरा डेफिसिट के अंदर में जो ट्रेड होता है। समझ रहे हैं? अब गोल्ड के सोर्सेज क्या हैं? इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है स्विट्जरलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका से, याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। कुछ ही जगह पे प्रोडक्शन होता है। इसमें कर्नाटका की कोलार गोल्ड फील्ड्स, केजीएफ, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी ज्वेलरी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो इनकी डिमांड है इंडिया में। ठीक है, बस खाली यहाँ पर हमारे पास में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया में जब शादियाँ होती हैं, फेस्टिवल होता है, कोई रिलीजियस रिचुअल्स है, तो वहाँ पे गोल्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसी वजह से स्मगलिंग होने लगती है, अवैध तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। रीज़न यह है कि 15% इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी, इस वजह से अब इसको कम कर दिया गया है, 6% कर दिया गया है। इस वजह से स्मगलिंग कम हो गई। सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत हैं बाहर से सोना लाने में, है ना, तो इस वजह से कई बार ये स्मगलिंग करी जाती है। क्योंकि जब सही तरीके के रास्ते से बहुत मुश्किलें पड़ेंगी तो गलत तरीके का रास्ता अपनाया जाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है। ईमानदारी से ना लाके उनको लग रहा है ये होगा वो होगा, यहाँ टैक्स देना होगा, यहाँ रेगुलेशन भरना होगा, तो इससे अच्छा है इलीगल तरीके से कोशिश करो आर या पार। ये तो सोना जो मैंने आपको बताया, इतने नए नए तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं, वो सब पकड़ा जाता है। मैं तो वो बता रहा हूँ जो नहीं पकड़ा जाता उसका डेटा और भी ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं? लोगों की नई नई टेक्निक्स हैं ना। आखिरकार ये कहाँ से इंडिया में एंटर कर जाते हैं? म्यांमार का रास्ता है, नेपाल का रास्ता है, बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू यहाँ पे दोस्तों ये इलीगल तरीके से स्मगलिंग करने की कोशिश की जाती है। जब आप बात करेंगे लैंड रूट्स के बारे में, तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश के बॉर्डर हो गए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है। म्यांमार, बांग्लादेश से मणिपुर, मिजोरम, असम के रास्ते यहाँ पर ये स्मगल किया जाता है सोना इंडिया के अंदर में। नेपाल के बॉर्डर में अगर आप देखोगे तो बिहार और यूपी या वेस्ट बंगाल के थ्रू यहाँ पर ये सोने को स्मगल किया जाता है। फिर कोई दुबई या गल्फ कंट्रीज से आता है ना, तो यहाँ से भी मेजर सोर्सेस हैं। यहाँ से भी लोग अपने बॉडी में कहीं पे छुपा लेते हैं, सर्जरी करवा करवा के गोल्ड छिपा के ला रहे हैं, हिडन कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, कोई ना कोई कोशिश करते हैं यहाँ पर ये सोने को इंडिया में एंटर करवाने की। तो लैंड रूट है भी। लैंड रूट यहाँ पे बेसिकली जो हमारा भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है या भारत म्यांमार का बॉर्डर है, वहाँ से स्मगलिंग होती है। और हवाई अड्डे की जब हम बात करते हैं तो दुबई या गल्फ कंट्री से ज़्यादातर स्मगल किया जाता है। समुद्र के रास्ते की बात करते हैं तो उसमें श्रीलंका या केरला से भी, श्रीलंका से जब आता है, या केरला की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड स्मगलिंग होती है, वहाँ पे पकड़ा जाता है। इस गोल्ड स्मगलिंग का इम्पैक्ट क्या है? सरकार क्यों यहाँ पर इतने सारे डिपार्टमेंट्स लगा रखे हैं जो लगातार इतना पकड़ रहे हैं? रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा ना। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है इंपोर्ट करने पे, आप वो टैक्स को चुरा रहे हैं, आप टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स से बचने के लिए तो स्मगलिंग की थी, तो टैक्स सरकार के पास नहीं गया, मतलब सरकार का रेवेन्यू लॉस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कई बार इस गोल्ड की स्मगलिंग गलत तरीके में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वैल्यू है भाई गोल्ड की, टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह गोल्ड स्मगलिंग कई बार बड़े बड़े क्राइम सिंडिकेट से, बड़े बड़े क्राइम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। करप्शन बड़े लेवल पर होता है। कई बार ये स्मगलिंग हो रहा होता है, जो लोग होते हैं बॉर्डर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनको घूस देने की बात की जाती है स्मगलिंग करने के लिए। तो ये सब इलीगल तरीका है।
इसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए। इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, 15 से 6% कर दी, अब ऑटोमेटिक ये स्मगलिंग कम हो गई। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई सरकार, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जिसको बंद भी कर दिया गया है। इस तरीके के बहुत सारे एक्ट्स हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारे पास में प्रेजेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो इलीगल तरीके से जो गोल्ड डील्स होती हैं इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर जो सरकारी इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं। फिर और भी बहुत सारे एक्शंस लिए गए, जैसे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए। आज ईडी है, डीसीजीआई है, और भी बॉडीज़ हैं जो यहाँ पर इस तरीके से गोल्ड स्मगलिंग को रोक रही होती हैं, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर में तैनात होती हैं। तो वे फॉरवर्ड यही है कि जो ड्यूटीज़ आपने कम किए हैं, टैक्सेस कम किए, इसको फर्दर अगर और कम कर सकते हैं तो ठीक है, तो स्मगलिंग होनी बंद हो जाएगी। जो हो रही है थोड़ी बहुत वो भी बंद हो जाएगी। बाकी अगर हो रही है तो फिर यहाँ पर आप फेशियल रिकग्निशन, एआई स्कैनर्स, ये सब एयरपोर्ट्स, बॉर्डर्स पे लगा सकते हैं ताकि ट्रैक किया जा सके इस स्मगलिंग को। या दूसरे कंट्रीज़ जहाँ से सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है उनके साथ में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई आप ट्रैकिंग करेंगे कि कहीं गलत तरीके से तो गोल्ड नहीं आ रहा है, आप भी चेकिंग कीजिए। जब वहाँ से एंट्री होगी, वहाँ से कोई आएगा इंडिया के अंदर में, तो इसके लिए हम FATF, इंटरपोल, ये इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ में कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है इन पोल बाउंड मेघालय रैट होल कोल माइनिंग होप्स राइड ऑन आर्टिकल 371। क्या है मामला, सुनिएगा। मेघालय के अंदर में दोस्तों रिसेंटली ये रैट होल माइनिंग वाला जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आया। ये देख रहे हो, होता यह है कि कोयले को खनन करके खोद के निकाला जाता है। अब ये खोद के निकालने के लिए कई बार इस तरीके से चूहे की तरह जो बिल हैं वो खोद दिए जाते हैं। और ये चूहे की तरह जो ये बिल हैं छोटे छोटे, क्या इसमें बड़ा इंसान जा सकता है? नहीं, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। आप देख रहे हो पहाड़ी इलाका है, इसकी गहराई है बिल्कुल अंदर तक, इसको खाली कर दिया गया है, खोखला कर दिया गया है, क्योंकि अंदर से एक कोयला निकाल रहे हैं खोद खोद के। कुछ कोयला यहाँ भी पड़ा हुआ है। इसी को बोलता है रैट होल माइनिंग करना। इसमें छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे डाल दिया जाता है कम पैसों के अंदर में कि आप ये कोयला निकाल के लाओ, आपको इतना पैसा मिलेगा। और मेघालय में बहुत ज़्यादा है। नागालैंड में आज भी बहुत ज़्यादा रैट होल माइनिंग होती है, लेकिन नागालैंड के ऊपर हम इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि आर्टिकल 371 के तहत उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। मेघालय चाहता है कि भाई रैट होल माइनिंग से हमारी बहुत कमाई होती है, ये कोयला हमारे लिए ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट दखल अंदाजी करे या जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो बार बार यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा देता है। हम नहीं चाहते इसके ऊपर बैन लगाया जाए। तो रैट होल माइनिंग को दोस्तों यहाँ पे रोकने की बजाय मेघालय की सरकार सपोर्ट कर रही होती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भी आर्टिकल 370 के तहत प्रोटेक्शन दी जाए। तो मेघालय में मांग यह है कि मेघालय राज्य को आर्टिकल 370 के अंदर में कवर कर दिया जाए, आर्टिकल 371 में इसको कवर कर दिया जाए। अब आर्टिकल 371 में अगर मेघालय को डाल देंगे तो ये आगे रैट होल माइनिंग को कर पाएंगे, जिसको अप्रैल 2014 में बैन कर दिया गया था। ये रैट होल माइनिंग वापस से कंटिन्यू हो पाएगी, आगे ये फर्दर कर पाएंगे। ये चाहते हैं ये, क्योंकि इनसे कमाई होती है। अब इस आर्टिकल से क्या होगा, क्योंकि आर्टिकल 370 के अंदर अगर कोई, आर्टिकल 371 के अंदर कोई स्टेट आ जाएगा तो उसके लैंड के जो भी लॉज वगैरह होंगे वो खुद मैनेज करेगा। वो खुद से यहाँ पर अपने जो रेगुलेशन है वो कर सकता है, कोई बाहर का दूसरी जो बॉडी है वो दखलंदाजी नहीं करेगी। और यही केस हुआ यहाँ पे दोस्तों नागालैंड के साथ में, क्योंकि नागालैंड आर्टिकल 371A के अंदर में कवर है। 371 का एक प्रोविज़न है ए वाला, तो इसमें नागालैंड को कवर किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये NGT है जिसने मेघालय में रैट होल माइनिंग बैन कर रखी है, वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर पाता नागालैंड के अंदर में, क्योंकि नागालैंड अब खुद से संभालता है, क्योंकि उसको आर्टिकल 371A के अंदर दर्जा मिला हुआ है। तो मेघालय चाहता है कि भाई हमें भी आर्टिकल 371 में कवर किया जाए, सो दैट दे कैन रिज्यूम देयर रैट होल माइनिंग, वो रैट होल माइनिंग को आगे चला सके वापस से। अब क्वेश्चन पता है क्या है? एग्जामिनेशन में जो सवाल बनेगा वो आर्टिकल 371 से बनेगा और इसको पढ़कर चलना होगा। और मैंने पूरा एक टेबल प्रोवाइड करवा दिया है, इस टेबल को रख लोगे अपने पास में तो और बेटर रहेगा। ये टेबल हिंदी में ही प्रोवाइड करवा दिया है, तो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी जो हैं उनको भी ये फ़ायदा मिल जाएगा। ये एक ही PDF मिल जाता है आपको, ये PDF आप पेड ग्रुप से डाउनलोड कर पाओगे। आर्टिकल 371 क्या है? देखो, हमारे संविधान के अंदर में अलग अलग पार्ट्स हैं। तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो पार्ट नंबर 21 है, इस पार्ट नंबर 21 के अंदर में आर्टिकल 371 के बारे में चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 371 पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, जिसमें कुछ टेम्पररी और स्पेशल पावर दी जाती है स्टेट्स को। स्टेट्स को अपना एरिया मैनेज करने की स्पेशल पावर दी जाती है अंडर द आर्टिकल नंबर 371। इसके ही अलग अलग क्लॉज आ गए बाद में, क्योंकि ये पहले 371 था केवल।
बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट करा गया। पता है आपको, हम जब संविधान में किसी अनुच्छेद में अमेंडमेंट यानी संशोधन बदलाव कर रहे होते हैं तो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया जाता है। तो अमेंडमेंट करने के बाद में हमने इसमें ही 371 के बाद 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे करके यहाँ पर जोड़ दिया। तो आज हमारे पास में आर्टिकल 371 ए से लेकर जे तक सारे के सारे क्लॉज प्रेजेंट हैं। अब ये देखिए किस किस को दिए गए हैं। आर्टिकल 371 जो है, केवल 371, ये स्पेशल प्रोविजन महाराष्ट्र और गुजरात को दिया गया है। तो इनके कुछ स्पेशल पावर्स है जिसको ये खुद मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 371 ए जो है ये नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसकी वजह से ये लोग रैट होल माइनिंग कर रहे हैं। आज भी कोई बाहर का दखलंदाजी नहीं कर पाता क्योंकि ये लैंड वगैरह के जो मैनेजेस हैं खुद कर लेते हैं। यही चाहता है मेघालय भी कि हमें को भी आर्टिकल 371 में डाल दिया जाए। अब 371 बी के अंदर में स्पेशल पावर असम को दी गई है। आर्टिकल 371 सी के स्पेशल पावर मणिपुर को दी गई है। आर्टिकल 371 डी के अंदर जो स्पेशल पावर है यह आंध्र प्रदेश को दी गई है। आर्टिकल 371 ई के अंदर जो स्पेशल पावर है अगेन आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए दी गई है। फिर 371 जो एफ है ये स्पेशल पावर सिक्किम को लेकर है। जी वाली जो स्पेशल पावर है मिजोरम को है। एच वाली स्पेशल पावर अरुणाचल प्रदेश को, आई वाली गोवा को, जे वाली कर्नाटका को। ये स्पेशल पावर्स अलग अलग यहाँ पर स्टेट्स को दी गई हैं। क्या क्या पावर्स हैं इसमें अलग से डिटेल से पढ़ना है तो ये देख सकते हैं। जैसे 371 डील करता है महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर, तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं इनके पास में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल पावर दे दी जाती है कि ये सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं विदर्भ वाले रीजन के लिए। ठीक है, फिर मराठवाड़ा है या दूसरे और स्टेट के लिए या दूसरे और जगह के लिए। ऐसी गुजरात के गवर्नर को सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर मिल जाती है। ऐसी आर्टिकल 371 ए के तहत नागालैंड को मिल जाती है कि नागालैंड का रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस, इनका कस्टमरी लॉ, उसके अलावा प्रोसीजर, सिविल क्रिमिनल जस्टिस मैटर, ये सब ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ लैंड, ये सब खुद मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा कोई बाहर का दखलंदाजी नहीं करेगा। गवर्नर के पास में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेकर। 371 असम को लेकर डील करता है। 371 सी यहाँ पर मणिपुर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। फिर यही आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को लेकर, एफ सिक्किम को लेकर, फिर उसके बाद में जी मिजोरम को लेकर, फिर देन अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये एप्लीकेबल है, गोवा और ये कर्नाटका। ठीक, याद रखिएगा। ये हो गई हमारा आर्टिकल 371 वाली बात। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है मध्य प्रदेश का एक डैम प्रोजेक्ट बन रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर जो ये डैम प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है, ये दो नदियों के ऊपर बन रहा है, मुरान और गंजल रिवर। इनके बीच में सिंचाई को बढ़ाया जा सकेगा, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसमें 2 डैम्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट उस दायरे में आ रहा है जहाँ पर क्रिटिकल टाइगर कॉरिडोर प्रेजेंट है। टाइगर्स का आने जाने का रास्ता वहाँ पर ये प्रेजेंट है। टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए वो जगह बनाई हुई है। टाइगर्स की अच्छी खासी संख्या वहाँ पर प्रेजेंट है। तो एनटीसीए बीच में आ गया दोस्तों, क्योंकि एनटीसीए जो है यह है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए, टाइगर्स की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एनटीसीए नाम की बॉडी हमने बनाई थी। तो इसका कहना यह है कि एमपी का जो ये डैम प्रोजेक्ट है ये क्रिटिकल टाइगर कॉरिडोर को यहाँ पे बर्बाद कर देगा। जो ये टाइगर कॉरिडोर्स यहाँ पे तैयार करे जा रहे हैं, टाइगर कॉरिडोर जो बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे इस डैम प्रोजेक्ट की वजह से। और केवल टाइगर्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो डैम्स बनाए जाएंगे इससे लगभग 644 परिवारों को हटाना पड़ेगा। 604 ट्राइबल फैमिलीज जिसमें होंगी, उनके घर हट जाएंगे। 7 लाख पेड़ को काटना पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए, 7 लाख पेड़ के ऊपर में अफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। इस रीजन में लेपर्ड हैं, वोल्व्स हैं, दूसरी और स्पीशी हैं, डॉग, हाइना, सेवरल और हर्बीवोरस हैं। सब कहाँ जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर एनटीसीए आ चुका है और वो बोल रहा है आप ज़रा सोच समझ के इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए। अब एनटीसीए है क्या, इसके पास में क्या है पावर्स, कौन होता है इसके अंदर, ज़रा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अलग से, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मतलब एक पर्टिकुलर एक्ट यानी कानून के माध्यम से इसको हमने बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। इस बॉडी को हमने 2006 में एस्टेब्लिश किया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत इसको बनाया गया। अब टाइगर्स की जब हम बात करते हैं तो टाइगर की सुरक्षा की बात करता है, क्योंकि टाइगर्स को आईयूसीएन स्टेटस में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, क्योंकि ये टाइगर्स की प्रजाति खतरे में है। इस वजह से यहाँ पे हम इसकी सुरक्षा की बात करते हैं। इसके लिए एनटीसीए नाम की बॉडी बनाई गई जो स्पेशली यहाँ पर टाइगर्स की प्रोटेक्शन पे ध्यान रखेगी। ये सेंटर और स्टेट को जिम्मेदार ठहराती है उनके टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करने को लेकर।
अब इसी एनटीसीए के कॉम्पोजिशन को अगर आप देखोगे, यानी इस बॉडी के कुछ अंदर कुछ लोग तो होंगे ना जो मिलकर इसको चला रहे होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनटीसीए के एक तो होते हैं चेयरपर्सन, एक होते हैं वाइस चेयरपर्सन और एक होते हैं यहाँ पर दूसरे मेंबर्स। तो जो चेयरपर्सन होते हैं वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर ही होते हैं। तो जो मिनिस्टर होंगे इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के, वो इसके चेयरपर्सन होंगे एनटीसीए के। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के, वो इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे पार्लियामेंट के 3 मेंबर्स इसके अंदर में होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद MOEF, यानी अगेन वही एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी होते हैं। फिर कुछ और दूसरे मेंबर्स होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों इसके कुछ सदस्य, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटरी एंड देन उसके बाद कुछ और अदर मेंबर्स। ये एनटीसीए का कंपोजिशन है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे एरो इंडिया 2025 को लेकर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एरो इंडिया स्पेस ये सब कवर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 आर्टिकल्स रह जा रहे हैं, इसको हम अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हो सका तो मॉर्निंग में लाइव सेशन ले लेंगे और जल्दी यहाँ पर कवर कर लेंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, आगे और लेंदी हो जाएगा। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, डेटा नोट्स मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो उसके लिए चाहो तो आप खुद से अगर रीड करना चाहते हैं तो कर लेना। ये आप देखो कि मैंने बजट रेलवे के बारे में सारा डेटा प्रोवाइड करवा दिया, बस खाली एक्सप्लेन ही तो करना है। और दूसरा यहाँ पे जो उसका अगला आर्टिकल है यूनियन बजट को लेकर, वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इन 2 आर्टिकल्स को हम अभी रोक रहे हैं, कल के सेशन में आ जाएंगे आपके। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। लेकिन अभी रुक जाओ, 2017 का UPSC का जो क्वेश्चन आपको दिया था, उस क्वेश्चन में पूछा गया था ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं BTIA। ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये इंडिया के साथ साथ वो कौन सी दूसरी बॉडी है जिसके साथ में निगोशिएशन करने की जब बात होती है तब वो चर्चाओं में आता है? तो दूसरी बॉडी है दोस्तों हमारा यूरोपियन यूनियन, उसके साथ में ये BTIA एग्रीमेंट हुआ है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। साउंड वगैरह थोड़ा इशू हो तो वो भी बताइएगा। रिकमेंडेशंस कुछ देना चाहते हैं वो भी बताइएगा। काफ़ी लोग, जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस का एक सेपरेट वीडियो डाला था, मुझे इतना ज़्यादा फोर्स किया, पर्सनल मैसेज किया, सर सेपरेट वीडियो मत डालना, डालना है तो एक साथ डालना वरना मत डालना, लेकिन सेपरेट वीडियो मत डालना, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा यार फिर टाइम नहीं है तो देखना मत, एक वीडियो देख लेना। तो उनकी साइड से स्टेटमेंट आता है, सर फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है मुझे। तो हुआ तो मैं इसमें ही कंबाइन कर दूंगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से एक सिंपल सी बात है, सेशन को थोड़ा सा और लेंदी कर दिया, जैसे मैं मानता हूँ कि 1 घंटे का सेशन बना देते हैं तो काम हो जाएगा। अच्छी चीज़ें कवर करने के लिए मैं मतलब 1 घंटा लेकर चलता हूँ, मान के चलता हूँ। आप पढ़ने बैठोगे, नोट्स बनाओगे तो आपको कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे सेपरेटली। अगर हम सेशन को थोड़ा सा लेंदी करना चाहें, दूसरे और टॉपिक्स को भी ऐड करना चाहें, प्रीलिम्स फैक्ट्स ऐड करना चाहें, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर वाला पेज ऐड करना चाहें, और वीडियो को यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट के आसपास ले जाएं, तो आप मैनेज करोगे या नहीं? तो बताना इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर काफ़ी लोग बोलेंगे सर वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, ऐसे मत बनाओ, जैसे पहले बना रहे थे वैसे बनाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा सजेशन वगैरह दो अपना भी। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय।